अब आज हेडिंग शुरू करते हैं। अवयव का सहखंड या सहगुणनखंड। वर्ग अवयव का हेडिंग लिखना, वर्ग अवयव का सहखंड या सहगुणनखंड। वर्ग अवयव का सहखंड या सहगुणनखंड। वर्ग अवयव का सहखंड या सहगुणनखंड। हो गया? तो लिखो किसी वर्ग अवयव के सभी अवयवों का एक सहखंड होता है या सहगुणनखंड होता है। किसी वर्ग अवयव के सभी अवयवों का एक सहखंड होता है। जो उस अवयव के उपसारणिक के सामने उस अवयव का चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है। एक मिनट, उस अवयव के उपसारणिक के सामने उस अवयव का विस्तार चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है। विस्तार चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है। ये पॉइंट यहां पे याद रखना है। उपसारणिक के सामने उस अवयव का विस्तार चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है, ये याद रखना है तुम्हें। अब देखो, जैसे एक अवयव है ए बराबर 1 2 3 -7 5 3 8 6 -5। ये प्रकार से हमारा एक वर्ग अवयव है। इसमें कुछ अवयवों का सहगुणनखंड हम निकालते हैं। जैसे एक का, पहले एक का निकालो। एक का सहगुणनखंड क्या होगा? अगर एक का सहगुणनखंड निकालना है तो सर्वप्रथम एक की उपसारणिक निकालनी पड़ेगी। क्या निकालेंगे? एक की उपसारणिक क्या होगी जी? एक की उपसारणिक एक की पंक्ति और स्तंभ को बंद करने के बाद मिलेगी। तो एक की पंक्ति ये, एक का स्तंभ ये बंद हुआ तो बचा 5 6 3 -5 हो गया ना। और ध्यान से देखो, उसके सामने एक का विस्तार चिन्ह भी लगाना है। एक का विस्तार चिन्ह क्या होता है?
तीन कोटि के सारणी का विस्तार चिन्ह कैसे चलता है? प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस। दिखाई दे रहा है ना? देखो कि एक यहाँ पहले स्थान पे, पहले स्थान का विस्तार चिन्ह क्या है? प्लस। इसके चिन्ह को मत देखना कि इस अवयव का क्या चिन्ह, अभी दिखा रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना, इसका चिन्ह मत देखना, इसके विस्तार का चिन्ह देखना क्या है? प्लस। तो इसके सामने क्या लगा दोगे जी? प्लस लगा दोगे। लगा दिए? उसके बाद क्या करेंगे ये देखो, हम एक के बाद -7 का देख लेते हैं। -7 का सहगुणनखंड कुलदीप कुमार क्या होगा? -7 का सहगुणनखंड 2 3 6 -5। सही जी, सुनो, 7 का अगर सहगुणनखंड निकालना है हमें, तो 7 की पंक्ति और 7 का स्तंभ बंद होना चाहिए। -7 यहाँ पे है ना, -7 का निकालना था, 7 का नहीं। तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ बंद हो गया। 2 3 6 और -5 बचा, तो 2 3 6 -5 हो गया ना। लेकिन इसके सामने इसका विस्तार का चिन्ह क्या लगाओगे? माइनस। कैसे पता चला? ऊपर से दिख रहा है सारणी से, इसको मत देख बैठना कि इसके सामने माइनस लगाया इसलिए हमने माइनस लगाया था। हमने इसलिए नहीं माइनस लगाया, हमने माइनस कहां से देखा? ऊपर से, ठीक है? विस्तार चिन्ह से। विस्तार चिन्ह से इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके सामने ऋण चिन्ह लगा दो कोष्ठक में, हो जाएगा जी। उसके बाद -7 के बाद अब हम निकालते हैं -5 का निकाल लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। -5 का निकालने के लिए थोड़ा सा इधर आ जाओ। यहाँ देखो, -5 का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड बराबर -5 की खड़ी और बड़ी बंद करना है। तो बताओ जी क्या होगा? 1 2 -7 5। -5 है इसकी पड़ी, इसकी खड़ी बंद हो गई, तो 4 अवयव बचे, 1 2 -7 और 5। इसका विस्तार चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान देना, भले ही इस अवयव का चिन्ह माइनस है, लेकिन इसका विस्तार चिन्ह प्लस होने के कारण हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस चिन्ह लगाएंगे इसके सामने, अर्थात प्लस चिन्ह लगेगा। हो जाएगा? ये प्रकार से हमको काम करना है, तो नोट कर लो। विस्तार भी बता दें इनका। जैसे देखो, पहले वाले के विस्तार में बाहर प्लस लगा रहेगा, 5 बचे, -25 हुआ ना। माइनस लगाओगे 6 3 18, तो दोनों जुड़ेंगे तो प्लस ब्रैकेट में 25 और 18, -43 प्लस -43। फाइनली पहला मान कितना है? -43, ठीक है। लेकिन जब तुम दूसरे मान की ओर बढ़ते हो, तो दूसरे मान के सामने माइनस लगा हुआ है, और ब्रैकेट में 5 दूनी कितना? -10 और 6 3 18, लेकिन चिन्ह बदलना, -18 माइनस, और ये दोनों जुड़ेंगे -28 माइनस कितना? +28, अर्थात -7 का सहगुणनखंड क्या होगा? +28। इसमें -7 का कोई योगदान नहीं है, -7 वहां पे नहीं जाएगा, ये याद रखे रहना। जिस अवयव का सहगुणनखंड निकालते हो, उस अवयव को बाद में लिखने मत लगना कि पता चला कि -7 सामने लगा दो, वो नहीं करना है तुम्हें। हम शारीरिक विस्तार थोड़ी ना कर रहे हैं कि सामने उस अवयव को लिखेंगे, हम तो उसका सहगुणनखंड निकाल रहे हैं ना। सहगुणनखंड निकालते समय हमें क्या करना है? बस केवल उस पंक्ति और स्तंभ बंद करने के बाद जो शेष अवयव बचे उनको लेना है, उस खुद के अवयव को नहीं लेना है जिसका सहगुणनखंड तुम निकालना चाहते हो, ठीक। इसी प्रकार से ये वाले में देख सकते हो विस्तार, इसका विस्तार देखोगे, सामने लगा प्लस 5 एकम 5, ठीक है ना। इस बार देखो माइनस तो लगा है और 7 दूनी -14 आ भी रहा है, तो प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस कितना? 14, 14 5 19, प्लस में आएगा ना। तो नोट कर सकते हो, यहां से तुमको नोट करना है जैसे करके, फिर ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर,
नोट कर लो तीनों पॉइंट। ये तो हमारा हो गया वर्ग आव्यूह का सहखंड या सहगुणनखंड। इसमें हमने 1 का सहगुणनखंड निकाला, -7 का निकाला, -5 का निकाला, बाकी का नहीं निकाला हमने क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें तो समझना था खाली सहगुणनखंड होता क्या। ठीक है, लेकिन अभी इन सभी अवयवों का जब सहगुणनखंड निकाल दिया जाए और इन अवयवों की जगह पर उसको रख दिया जाए, जैसे 1 का सहगुणनखंड कितना आया, -43, इसकी जगह पे -43 रख दो। -7 का कितना आया, 28, -5 का कितना आया, 19। इसी प्रकार अन्य जितने अवयव हैं इनके सहगुणनखंडों को उनके स्थान पे रख दिया जाए तो हमको मिल जाता है इस वर्ग आव्यूह A का सहखंडज आव्यूह। क्या मिल जाता है, सहखंडज आव्यूह। ये सहखंड ही तो था ना, अब सहखंडों को रख दिया जाए तो क्या बन जाता है, सहखंडज आव्यूह बन जाता है। ठीक, और उसी सहखंडज आव्यूह में इसके सारणिक मान से भाग दे दो, इसके सारणिक मान से भाग दे दो तो हमको क्या मिल जाता है, उसका इनवर्स मिल जाता है। ठीक है, अर्थात A से अगर A इनवर्स निकालना है तो पहला काम हमको निकालना पड़ेगा, एक मिनट इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसका सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, सहखंडज के बाद उसका पंक्ति और स्तंभ बदलेंगे, पंक्ति और स्तंभ एडज्वाइंट A निकलेगा, फिर एडज्वाइंट A में मॉड ऑफ A का भाग देंगे तो इसका व्युत्क्रम मिल जाएगा हमें। ठीक, तो प्रक्रिया की शुरुआत होती है आगे। हेडिंग लिखो, किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह हो गया। तो इसमें लिखेंगे हम लोग इंग्लिश इसको लिख लो, एडज्वाइंट मैट्रिक्स, एडज्वाइंट मैट्रिक्स इसमें उल्टा बोले उसका परिवर्तन करना था ना। हाँ ठीक, कहाँ तक लिखे, हेडिंग हो गया ना। अब इसमें लिखो किसी वर्ग आव्यूह के हो गया सभी अवयवों के संगत सहगुणनखंडों को उनके स्थान पर संगत सहगुणनखंडों को उनके स्थान पर रखने पर
प्राप्त अवयव का, या अंडरलाइन कर लेना या काली पेन से लिख लेना, रखने पर प्राप्त अवयव का परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव हो गया, उस अवयव का सखंडज अवयव कहलाता है, उस अवयव का सखंडज अवयव कहलाता है। इसे एडीजे, फिर एडीजे से प्रदर्शित करते हैं, एडीजे से प्रदर्शित करते हैं। इसे एडीजे से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना। अब इसमें लिख लो नीचे पहले, माना एक वर्ग अवयव ए है, माना एक वर्ग अवयव ए है, माना एक वर्ग अवयव ए है तथा उसके अवयवों के सहगुणनखंडों तथा उसके अवयवों के सहगुणनखंडों से बना अवयव, उसके अवयवों के सहगुणनखंडों से बना अवयव हो गया बी है। बी कैपिटल बी रहेगा। किसी अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखे, देखो जो अवयव था ए था और उसके सहगुणनखंडों से बना अवयव क्या था, बी। तो अब इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कहा गया, किसी वर्ग अवयव के सभी अवयवों के संगत सहगुणनखंडों से बने अवयव का परिवर्त अवयव, ठीक है ना। ध्यान देना, अवयव था उसके संगत सहगुणनखंडों से बना अवयव क्या है, बी है। अब इसके परिवर्त को हम इसका सहखंडज अवयव कहेंगे। ध्यान देना, इसके परिवर्त को हम उसका क्या कहेंगे, सहखंडज अवयव कहेंगे। अर्थात एडज्वाइंट ए बराबर, तो क्या लिखे उसमें, क्या लिखे, तो नीचे काले पेन से लिखना, तो अवयव ए का सहखंडज अवयव, तो अवयव ए का सहखंडज अवयव, अवयव ए का सहखंडज अवयव क्या होगा जी, देखो अवयव ए का सहखंडज अवयव एडज्वाइंट ए बराबर, एडज्वाइंट ए बराबर किसका परिवर्त जी, बी का परिवर्त। अर्थात क्या, बी डैश। किसी के परिवर्त को हम कैसे दर्शाते हैं, उसके ऊपर डैश लगा के या उसके ऊपर टी लगा के, यही तो था। तो नोट कर लो।
एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त। हो गया ना। अब इस पर एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। एक ही साथ प्रतिलोम तक पहुंच जाए तब। चलो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सीधा प्रतिलोम में पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब इसके आगे पहले प्रतिलोम पढ़ने, इसके आगे की प्रक्रिया ही प्रतिलोम है। अब इसी एडजॉइंट ए में मॉड ऑफ ए का भाग दे देंगे तो हमको इस अवयव का क्या मिल जाएगा, प्रतिलोम या उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालना तो हमको एडजॉइंट ए पड़ेगा ही, इसीलिए पहले ए इनवर्स पढ़ लेते हैं, तब एक ही साथ निकालते हैं। लिखो, एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, एक इंडिकेट पॉइंट। किसी वर्ग अवयव ए के लिए, किसी वर्ग अवयव ए के लिए किसी वर्ग अवयव ए के लिए, ये लिख लेना, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू आई। कहने का मतलब, किसी वर्ग अवयव के अगर सखंडज अवयव का उसमें गुणा करा दिया जाए तो उसका मान किसके बराबर होगा, उसके सारणिक और तत्समक अवयव के गुणनफल के बराबर होगा। आई क्या था, इकाई अवयव था ना, तत्समक अवयव, जिसका मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक था और शेष सभी अवयव दो था। शेष सभी अवयव जीरो, शेष सभी अवयव जीरो था, दो नहीं थे। तो नोट कर लो इसको, हो गया ना। अब लिखो हेडिंग, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम हो गया ना। लिखो इसमें, वर्ग अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम। देखो, माना कोई वर्ग अवयव ए है, माना कोई व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए है, माना कोई व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए है, माना कोई व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए है, हो गया। व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए है तो इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम, तो इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, व्युत्क्रम या प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, हो गया।
सर्वप्रथम नंबर 1, सर्वप्रथम नंबर 1, नंबर 1 उस वर्ग आव्यूह का, उस वर्ग आव्यूह का उस वर्ग आव्यूह का सारणिक मान, सारणिक मान, आगे ये लिख देना सारणिक ए, सारणिक मान सारणिक ए ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। हो गया ना? हो गया? यदि मॉड ऑफ ए सारणिक ए की, मतलब उसको सारणिक ए ही पढ़ना था, हम केवल सुविधा के लिए मॉड ऑफ ए पढ़े। चिन्ह तो एक ही लगाओगे, लिख दिए थे का मॉड ऑफ, तो लगाओगे चिन्ह नहीं, जो देखेगा, जिसको जैसे समझना वो समझेगा। नहीं, वो गलत हो जाएगा ना, तो मॉड ऑफ ए नहीं है सारणिक ही है। बस हमने समझने के लिए इसको, कल बोलते पहले से सारणिक ए लगाओ तो कहाँ से लगाते, इसलिए पहले हमने मॉड ऑफ ए बोल दिए, जिससे समझ जाओगे, फटाक से इसको लिख लोगे। बस वो केवल लिखने के लिए था, लेकिन अगर तुमको ध्यान में रखना है तो ये मॉड ऑफ ए नहीं है, ये सारणिक ए है। ऐसा नहीं है कि अंदर तुम्हारा ये ऐसे है तो इसको क्या कर दोगे, प्लस कर लोगे ए, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये मॉड ऑफ वाला निरपेक्ष मान नहीं है, ये है आव्यूह ए का सारणिक मान। किसी आव्यूह ए को सारणिक में बंद करने के बाद क्या मान प्राप्त हो रहा है, वो है ये। ठीक है, ये अंदर याद रखना, मॉड ऑफ ए नहीं है ये। अब सारणी के समझ चुके हो, इसलिए सारणिक ए ही बोलेंगे। चलो, हो गया? क्या लिखे? सारणिक ए ज्ञात करते हैं। तो बताओ कोई भी वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणी कब होता है? कल पढ़े थे ना व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी आव्यूह। कोई भी वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणी कब होता है? पलट के नकल मारो, बताओ। जब इसका सारणिक मान 0 नहीं होता है, जब इसका सारणिक मान 0 नहीं होता है, ये चीज को ध्यान में रखना है। इनवर्स निकालते समय इस सारणिक का महत्व क्यों होगा? क्योंकि जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे मॉड ऑफ ए, अर्थात इस मॉड ऑफ ए की जरूरत हमको सबसे अंत में है। अब अगर मॉड ऑफ ए की जरूरत सबसे अंत में है तो हम सबसे पहले क्यों निकाल रहे हैं? सवाल तो ये उठना चाहिए कि जब मॉड ऑफ ए की जरूरत हमको सबसे अंत में है तो सबसे पहले क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम इसलिए निकालते हैं, भले इसकी जरूरत अंत में पड़ेगी, सबसे पहले हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि इससे हमको पता चल जाएगा कि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि सारणिक ए से ही तो हम पता करते हैं कि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। अगर 0 आ गया तब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे ही नहीं, आगे की प्रक्रिया करने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला काम, जब भी तुमसे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसका सारणिक मान निकालोगे। सारणिक मान 0 आ गया तो तुरंत लिख देना यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स संभव नहीं है। ठीक है ना? आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। अगर ये 0 नहीं आया तब लिखोगे इसका सारणिक मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स संभव है। तब हम आगे की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। तो लिखो इसमें, कहां तक लिखे? ज्ञात करते हैं। आगे लिखना यदि, यदि सारणिक ए नॉट इज इक्वल 0, यदि सारणिक ए नॉट इज इक्वल 0 तो सारणिक ए नॉट इज इक्वल 0 तो ए इनवर्स संभव होगा, तो ए इनवर्स संभव होगा। और अगर 0 हो गया तब तुमको वहीं लिख देना है असंभव होगा। ठीक,
क्योंकि परिभाषा की शुरुआत ही देखो, इस प्रक्रिया की शुरुआत ही हम पहले किए हैं किसी व्युत्क्रमणीय वर्गावयव, नाम में पहले ही लगा दिया ना व्युत्क्रमणीय। तो अगर व्युत्क्रमणीय होगा तभी व्युत्क्रम निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो गया। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, अब वर्गावयव ए के सहगुणनखंडों से बना अवयव बी ज्ञात करते हैं। वर्गावयव ए के सहगुणनखंडों से बना अवयव बी ज्ञात करते हैं। वर्गावयव ए के सहगुणनखंडों से बना अवयव बी ज्ञात करते हैं। बी ज्ञात करते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखना। अब एडज्वाइंट ए ज्ञात करते हैं, अर्थात ए डी जे ए ज्ञात करते हैं। हो गया ना, अर्थात लिख लेना, अर्थात ए डी जे ए बराबर बी का क्या परिवर्त, अर्थात ए डी जे ए बराबर बी का परिवर्त। ए डी जे ए बराबर बी का परिवर्त। हो गया। अब नीचे लिखेंगे अगला पॉइंट। अब निम्न सूत्र से दिए गए सारणिक का प्रतिलोम, अब निम्न सूत्र से दिए गए सारणिक का प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र है ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। हो गया ना। ये तुम्हारा निकला कहां से है? अभी हमने पिछला इंडिकेट पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाया था ना, कि एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू क्या लिखवाए थे, आई लिखवाए थे ना। तो अभी देखो, अगर ए को इधर भेजोगे तो गुणा से किस में जाएगा, भाग में जाएगा। मॉड ऑफ ए इंटू आई और पूरे बट्टे क्या हो जाएगा, एक पूरे बट्टे लिखो चाहे एक के बट्टे लिखो, क्योंकि गुणा में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आई का मान क्या होता है जी, सप्तम का अवयव है, समझ लो एक होता है ना। तो एक बट्टे ए को तुम क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स लिख सकते हो ना। तो वही चीज हो जाएगी यहाँ पे कि एडज्वाइंट ए और इधर मॉड ऑफ ए को पकड़ लिया हो तब इधर नीचे, और तब बराबर इधर क्या बच गया, ए इनवर्स। देखो यही सूत्र है हमारा, दिखाई दिया ना। तो इसी से निकालना है हमें। इसका एग्जाम्पल लिख लो, घर से करके आओ, नहीं आएगा तो कल समझाया जाएगा। चलो एग्जाम्पल लिखो। यदि ए बराबर
3 2 अवयव ए बराबर है, अवयव ए बराबर 3 2 1 फिर 0 -1 -2 उसके बाद -3 4 2 -3 4 2 ये हो गया ए बराबर। तो ए इनवर्स ज्ञात करो। तो ए इनवर्स ज्ञात करो। अब ए इनवर्स ज्ञात करके आओ, बाकी चीजें कल